हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के ट्यूटोरियल की। अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें से ये एक करंट बैच चल रहा है। 60 के करीब वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर RAS मेंस का एक कोर्स ये कंप्लीट है। एक SSC के बच्चों के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, पहले हम डिस्कस करेंगे आज कॉमन एरर्स, और ये कॉमन एरर्स आज ही के सेशन से ली गई हैं। देखिएगा, कोशिश करिए। यहाँ पहला सेंटेंस आपको दे रखा है, द अग्रीमेंट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमी ऑफ कंपेरेबल साइज। अग्रीमेंट जो है वो एक अच्छा उदाहरण है गिव और टेक का। अब यहाँ ऑफ देखकर आप गिविंग और टेकिंग मत कर देना। ये गिव एंड टेक सीधा नाउन के रूप में ही दे रखा है। गिव एंड टेक एक फ्रेज भी है, तो लेन देन का एक अच्छा एग्जाम्पल है बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू लार्ज है, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ना होके यहाँ पे इकोनॉमीज आना चाहिए, प्लूरल ये होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला ठीक होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, इंडिया हैज ओपनड अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फ्रॉम UK एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया हैज ओपनड अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस। भारत ने ओपन करी है 90% अपनी टैरिफ लाइंस। टैरिफ लाइंस का मतलब होता है एक प्रकार से टैक्स कैटेगरीज। किसके लिए? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, मतलब कर मुक्त आयात के लिए, फ्रॉम UK। अब UK जो है ना, उससे पहले हम द लगाते हैं। UK से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो गलती यहाँ पे सी पार्ट में है। जिन कंट्रीज के नाम में यूनाइटेड या यूनियन शब्द जुड़ा रहता है, उनमें हम क्या जोड़ते हैं? उनमें हम द का प्रयोग करते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, द यूके। देखिए, यूके के पहले द आ रहा है यहाँ पे। द यूके हैज अग्रीड टू प्रोवाइड इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस। एक्सेस के साथ में टू लगता है। अगर एक्सेस नाउन होता है तो टू लगता है। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक्सेस अगर वर्ब है तो क्या करेंगे, एक्सेस अगर नाउन है तो क्या करेंगे, और एक्सेसिबल दे रखा है तो क्या करेंगे। ये हालांकि मैंने पिछले सेशन में बताया है, अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर वर्ब है तो प्रेपोजिशन लगता नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है। एक्सेस अगर नाउन है तो हम टू का यूज करते हैं, और एक्सेसिबल दे रखा है तो हम टू का यूज करते हैं। ये एक कहानी आपको याद रखनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस के साथ में क्या लगेगा? टू लगेगा। क्लियर है? क्योंकि ये एक्सेस नाउन है। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, द साइन ऑफ ए गुड डील इज व्हेन बोथ साइड वॉक अवे। तो साइन जो है एक अच्छी डील का संकेत ये होता है कि दोनों साइड जो हैं वो विड्रॉ कर लें। वॉक अवे का मतलब उस डील से बाहर निकल जाएं। हैप्पी मतलब खुश होकर, लेकिन आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है कि आवश्यक सेटिस्फाइड भी हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक नाउन संबंधी गलती है। बोथ दे रखा है तो साइड्स आएगा, क्योंकि बोथ का मतलब दोनों होता है, एक से अधिक की बात करता है तो साइड्स। और फिफ्थ कह रहा है, इनहैंसिंग बायलैटरल ट्रेड, मतलब द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको एनहांस करना। इज आएगा क्योंकि ये जेरेंड है। जब किसी क्रिया में आप आईएनजी लगाकर उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जेरेंड बोलते हैं। और जेरेंड जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो फिर उसके साथ में वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे जेरेंड के साथ में, तो एनहांसिंग के साथ में इज लगेगा। ठीक है, तो बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, वो अच्छा है, मतलब वो दोनों कंट्रीज के हित में है। और विशेष करके ऐसे समय पे जब बैरियर्स जो है राइज हो रहे हैं, मतलब रुकावटें आ रही हैं, उस समय में ये बहुत बढ़िया बात है। वो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में। ये तो थे अपने आज के एरर वाले क्वेश्चंस। अब चलते हैं एडिटोरियल पर। टाइटल आपको दे रखा है, प्रॉमिसिंग कॉम्प्रोमाइज। प्रॉमिसिंग जो होता है वो फुल ऑफ प्रोमिसेस होता है, फुल ऑफ क्या कह सकते हो, होप्स होता है। तो होपफुल इसको कह सकते हैं आप, इनकरेजिंग इसको कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है प्रॉमिसिंग का वो है होपफुल। इसको आप एनकरेजिंग कह सकते हैं, इनकरेजिंग, या फिर इसे आप और क्या कह सकते हैं, मतलब इसको फेवरेबल भी कहा जा सकता है, फेवरेबल। वैसे ये वादों से भरा हुआ, और कॉम्प्रोमाइज का मतलब सेटलमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है, समझौता। सेटलमेंट कह दीजिए
या अग्रीमेंट कह दीजिए। तो टाइटल में ही दोनों वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए सिनोनिम्स के साथ। प्रॉमिसिंग कॉम्प्रोमाइज में कॉम्प्रोमाइज नाउन है, प्रॉमिसिंग एडजेक्टिव है। अच्छा, आईएनजी लगकर हमेशा क्रिया ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये आप समझते होंगे अब तो। आईएनजी लगकर एक नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, और चूंकि नाउन से पहले है तो मैंने इसको एडजेक्टिव कहा। तो होपफुल कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो गया आशा से भरा हुआ समझौता। किसको लेकर लिखा है? इंडिया यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एनकम्पासिंग ऑल, जिसमें सभी शामिल हो, सब कुछ शामिल हो, एनकम्पासिंग ऑल, या तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, एनकम्पासिंग ऑल, या फिर आप इसे कह सकते हैं इंक्लूजिंग कह सकते हैं। ऑल एनकम्पासिंग कह दो, एक ही बात है। इसको आप ऑल एनकम्पासिंग भी कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, हॉलिस्टिक भी कह सकते हैं, समग्र। तो ये एक होलिस्टिक इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट है, आर्थिक और व्यापारिक समझौता है, ठीक है। भारत और यूके के बीच में जो एक टोटल जिसमें सब कुछ शामिल है, वो एक इकोनॉमिक और ट्रेड अग्रीमेंट है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। नीचे दे रखा है इंडिया यूके ट्रेड डील में सेट दी टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है पैटर्न या एग्जाम्पल। आप इसे पैटर्न कह सकते हैं, या इसको एग्जाम्पल कह सकते हैं, या इसको मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। और में दे रखा है तो संभावना है। तो भारत और यूके की जो ट्रेड डील है, भारत और यूके की जो ट्रेड डील है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है मे सेट, ये वर्ब है, तो ये सेट कर सकती है। भारत और यूके की जो व्यापारिक समझौता है वो सेट कर सकता है क्या? टेम्पलेट, एक उदाहरण। किसके लिए? ईयू और यूएस के समझौतों के लिए, ईयू और यूएस के डील्स के लिए। तो भारत और यूके की जो ट्रेड डील है वो एक पैटर्न, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश कर सकता है यूरोपियन यूनियन और यूएस जो डील्स हैं उनके लिए, ठीक है। ईयू से पहले भी हम द लगाते हैं, ईयू, यूरोपियन यूनियन, द लगेगा इसमें। आगे देखते हैं। द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ये सीईटीए इसको शॉर्ट में लिखा है। तो भारत और यूके के बीच में जो टोटल एक कॉम्प्रिहेंसिव या समग्र जो आर्थिक और व्यापारिक समझौता है, साइंड बाय द टू कंट्रीज ऑन थर्सडे, जिस पर हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के द्वारा। द टू कंट्रीज का मतलब है, द इसलिए आ रहा है कि समझ में आपको आ ही रहा है कि इंडिया और यूके की बात ये कर रहा है, इसलिए द लग गया, ठीक है। ऑन थर्सडे, थर्सडे पर्टिकुलर डे की बात है, तो पर्टिकुलर डे से पहले हम द लगाते हैं, पर्टिकुलर डे से पहले द का प्रयोग करते हैं। इज अ गुड एग्जाम्पल, ये एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ द गिव एंड टेक, किसका? लेने और देने का, लेन देन का, बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमीज, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, यही कॉमन एरर में डाला था मैंने। ऑफ कंपेरेबल साइज, और कौन सी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी साइज समान है? भारत और यूके की जो अर्थव्यवस्था है वो समान आकार की है। तो कंपेरेबल वैसे तो तुलनीय होता है, लेकिन यहाँ पे कंपेरेबल जो है इसका मतलब है जो समान है, ठीक है। तो कंपेरेबल का मतलब समान है, तो सिमिलर या इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। आप इसे सिमिलर भी कह सकते हैं, आप इसे इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, या आप इसे मैचिंग भी कह सकते हैं। और साइज जो है इसका मतलब है स्केल, स्केल कह दीजिए, या इसे आप मैग्नीट्यूड कह दीजिए, आकार, समान आकार की अर्थव्यवस्थाएं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये वाला है, ये अग्रीमेंट जो है सीईटीए, ये सीईटीए जो है ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये इसकी वर्ब है ना, अच्छा उदाहरण है। तो जिसमें इज जो है वो तो लिंकिंग वर्ब हो गई, ए डिटर्मिनर हो गया, गुड एडजेक्टिव है, एग्जाम्पल नाउन है, फिर ऑफ प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, गिव एंड टेक दोनों नाउन का काम करेंगे, और बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है इसका लार्ज इकोनॉमीज, इकोनॉमीज नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, एबल जिन वर्ड्स के एंड में आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और साइज है वो नाउन है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, क्या आपने सीखा इस स्लाइड में, वो मैं नोट डाउन कर देता हूं। तो सब इसमें एक तो आपको सीखने वाली बात जो है वो ये है कि प्रॉमिसिंग के सिनोनिम्स क्या हैं। इस स्लाइड से आप ये सीखेंगे कि प्रॉमिसिंग के सिनोनिम्स क्या हैं। तो प्रॉमिसिंग का फेवरेबल होता है, फुल ऑफ होप होता है, होपफुल कह सकते हो, इनकरेजिंग कह सकते हो। एक आपको दिया कि कॉम्प्रोमाइज क्या है, तो ये तो सामान्य सी बात सेटलमेंट या फिर अग्रीमेंट को बोलते हैं। इसके बाद में एक आपको दिया टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट का मतलब पैटर्न होता है, एग्जाम्पल होता है, ब्लूप्रिंट भी इसको कह सकते हैं आप। और एक कॉम्प्रिहेंसिव का सिनोनिम क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव का होलिस्टिक कह सकते हो, ऑल एनकम्पासिंग कह सकते हो, इंक्लूसिव कह सकते हो। इसके बाद नीचे चले हम तो इसके अंदर आया
पर्टिकुलर डेज से पहले हम ऑन लगाते हैं, तो ऑन प्लस पर्टिकुलर डे या डेट, तो कोई भी डे या डेट की हम बात करेंगे तो उससे पहले हम लगाते हैं ऑन। ये बात आपको सीखने को मिली। इसके बाद हमें सीखने को मिला कि कंपेरेबल क्या होता है। कंपेरेबल वैसे तुलनीय होता, लेकिन इक्विवेलेंट को भी कह सकते हैं, ठीक है। साइज का सिनोनिम भी हमने देखा, स्केल आप कह सकते हो, मैग्नीट्यूड आप कह सकते हो। तो ये इस स्लाइड से आपको सीखने को मिला है, ठीक है भाई। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक भी कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। वैसे हर दिन ये शाम को 5 बजे सेशन होता है, ये थोड़ा सा आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं काफी समय से, वो अच्छे से सीख ही रहे होंगे और सारी चीजें आप नोट डाउन कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा एक काम और करिए, अपने इस वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चे भी जुड़ें, ठीक है। ताकि मेरा भी एक क्या कह सकते हैं कि मोरल जो है वो बूस्ट अप रहे, वो उस स्केल पे रहे कि हाँ मैं मोटिवेट रहूं, कि मैं नए सेशंस लेके आता रहूं। वैसे ये 75th सेशन है आई थिंक, तो 75th सेशन है, 75 दिनों से लगातार ये सेशन चल रहा है, जिसमें आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि जिसमें ट्रांसलेशन भी आप सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे, वोकैबुलरी भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक साथ सीख रहे हो। तो इंग्लिश का एक सेशन अगर आप समझते हो वास्तव में कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई सेशन हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड में दे रखा है वाइल द यूके। वाइल जो होता है ना वो कंजंक्शन होता है, और वाइल एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो विरोधाभासी बातें करता है, मतलब दो विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यूके से पहले दे लगेगा, क्योंकि जिन देशों के नाम में यूनाइटेड या यूनियन होता है वहां पे दे लगता है, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूएई हो। तो यद्यपि यूके जो है वो अग्री हो गया है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसकी ये वर्ब हो गई, वो सहमत हो गया है। किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए। क्या? इंडिया, भारत को। क्या? ड्यूटी फ्री एक्सेस। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे आना चाहिए विद ड्यूटी फ्री एक्सेस, प्रोवाइड के बाद या असाइन के बाद या इंटरेस्ट के बाद, ये बताया हुआ है मैंने पहले भी आपको। एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। एक्चुअल में होता ये है कि प्रोवाइड समबडी विद समथिंग होता है, जो रिसीवर होता है जिसको प्रदान आप करते हो वहां पे विद लगता है। और अगर प्रोवाइड के बाद जो चीज प्रदान करते हो वो पहले है, फिर किसको प्रदान करते हो उसके लिए टू लगता है, ये कुछ ध्यान रखना है आपको। तो यद्यपि यूके सहमत हो गया है प्रोवाइड करने के लिए भारत को, क्या? ड्यूटी फ्री एक्सेस। एक्सेस का मतलब एंट्री मान लीजिए, है ना, एंट्रेंस मान लीजिए, और इसके साथ टू लगा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेस अगर नाउन होता है तो इसमें टू लगता है। ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब हो गया, ड्यूटी का मतलब टैक्स से है, तो टैक्स फ्री एक्सेस है कि बिना टैक्स के भारत एंट्री कर सकता है, ठीक है। ये इसने प्रोवाइड किया है, एक्सेस दिया है। अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स, और ये एक्सेस कहां तक मिला है? लगभग 99%। टैरिफ लाइन्स का मतलब हो गया जो भी टैक्स आपकी कैटेगरीज हैं, जो भी टैक्स कैटेगरीज हैं, जिन जिन वस्तुओं पे आपको टैक्स लगता है, 99% वस्तुओं पे टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब टैक्स कैटेगरीज है, या कस्टम्स रेट्स इसको बोल सकते हैं आप। जो सीमा शुल्क लगता है उसको हम बोलते हैं टैरिफ लाइंस, तो कस्टम्स रेट कह सकते हो, ठीक है। तो यद्यपि यूके सहमत हो गया है भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस देने के लिए, कहां तक? 99% जो इसकी टैरिफ लाइंस है वहां तक। फिर भी नया क्लोज स्टार्ट हो गया। मैंने जैसा कि कहा कि विरोधाभासी होगा, विपरीत बातें करेगा, तो यहां पे कहेगा इट हैज बीन मोर कंजर्वेटिव। ये इट आ रहा है वो यूके के लिए आ रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये हैज बीन जो है वो इसकी वर्ब है, ये रहा है मतलब यूके रहा है मोर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है ट्रेडिशनल या कॉन्वेंशनल। इसे आप ट्रेडिशनल कह सकते हो, इसको आप कॉन्वेंशनल कह सकते हो, इसको आप ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो। रूढ़िवादी रहा है जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू का मतलब है जब बात आती है किसकी? द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। जब जो क्या कह सकते हो, प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, जो पेशेवर लोग हैं, उनकी आवाजाही की बात आती है, उनके मूवमेंट की बात आती है, तो इसका रुख जो है रूढ़िवादितापूर्ण रहा है। एक बार रिपीट कर देता हूं। यद्यपि यूके सहमत हो गया है कि भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा लगभग 99% कैटेगरीज पर, ठीक है, फिर भी जब बात आती है प्रोफेशनल्स के मूवमेंट की, जब पेशेवर लोगों की आवाजाही की बात आती है, तो फिर इसका रुख जो है वो रूढ़िवादितापूर्ण रहा है। जो पारंपरिक इसका रुख है वही रुख रहा है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर? क्या चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिली? तो पहली चीज आपको सीखने को मिली कि यूज ऑफ वाइल कैसे होता है। वाइल जो है दो विपरीत वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में काम आता है। सेकंड थिंग, प्रोवाइड का यूज कैसे करना है, ये ध्यान रखें। प्रोवाइड अगर समबडी पहले है तो विद समथिंग आएगा, समथिंग पहले है तो टू समबडी आएगा। तीसरी चीज आपको सीखने को मिली, एक्सेस के साथ में हम नाउन होने पर टू लगाते हैं, ठीक है, और वर्ब हो तो कुछ नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आपको सीखने को मिला कि टैरिफ लाइंस क्या होती हैं, है ना, या पहले इसको टैरिफ लाइंस क्या होती हैं। तो टैरिफ का मतलब तो टैक्स है और टैरिफ लाइंस का मतलब है टैक्स कैटेगरीज, ठीक है, या कस्टम्स रेट्स कह सकते हो इसको। फिर इसके बाद में कंजर्वेटिव जो शब्द है जो कि एक एग्जेक्टिव होता है, इसके सिनोनिम्स क्या है, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल इसके सिनोनिम है। इसके बाद व्हेन इट कम्स टू, ये एक स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब होता है जब बात आती है इसकी, व्हेन इट कम्स टू मतलब जब इसकी बात आती है। ये आपके ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इस स्लाइड में ये कुछ सीखने को था, अगर इन पॉइंट्स को भी आप पेपर गो थ्रू करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा इस स्लाइड का। चलिए सर नेक्स्ट में चलते हैं। इट हैज सेट एन एनुअल कोटा, इट सब्जेक्ट आ गया, हैज सेट इसकी वर्ब आ गई, एनुअल कोटा इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये यूके के लिए आ रहा है। इसने, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो इसने ये थर्ड फॉर्म कहेंगे क्योंकि हैज के बाद आ रहा है। इसने एक वार्षिक कोटा तय कर दिया है, एक वार्षिक इसने क्या कर दिया है, एक मार्किंग कर दी है, कह सकते हो एक लिमिट तय कर दी है ऑफ जस्ट 1800 वीजाज के 1800 वीजा ही हम देंगे फॉर निच प्रोफेशनल्स। निच प्रोफेशनल क्या होता है, निच प्रोफेशनल रोल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड रोल होता है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है। ये पूरी की कहानी बता रहा हूँ। निच प्रोफेशनल रोल्स क्या होता है, ये होता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। एक्सपर्टीज की आपकी विशेषज्ञता किसमें है, उसकी विशेष फील्ड को हम बोलते हैं, या इसको आप स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड सेक्टर कह सकते हो, है ना, विशेष जो सेक्टर है उसको हम कह सकते हैं। तो यूके ने सेट कर दिया है एक वार्षिक लिमिट, इस कोटा का मतलब आप लिमिट पढ़िए कि केवल हम वार्षिक रूप से 1800 वीजा देंगे, किसके लिए, जो भी विशेष प्रोफेशनल्स होंगे कि इस सेक्टर के प्रोफेशनल हैं, इस सेक्टर के प्रोफेशनल को हम, जैसे टीचर्स हैं मान लीजिए, तो 1800 टीचर्स को हम वीजा देंगे। ये एक प्रकार का इसका मतलब है। सच एज, जैसे कि उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर्स मान लीजिए, ये एक फील्ड हो गया। और क्लासिकल म्यूजिशियंस या शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले लोग हैं, ये मान लीजिए। एंड द अग्रीमेंट फॉल्स शॉर्ट, ये जो समझौता हुआ है भारत और यूके के बीच, इस अग्रीमेंट की बात है, इसलिए द का प्रयोग है। फॉल शॉर्ट जो होता है इसका मतलब है फेल होना, फॉल शॉर्ट का मतलब है फेल होना, या इसे कहेंगे बी अनसक्सेसफुल, बी अनसक्सेसफुल मतलब असफल होना, या इसमें कमी होना, इसका मतलब ये भी होता है लैक होना, या बी इनसफिशियंट होना, दोनों से ही मतलब है इसके। लेकिन इसमें कमी है या फिर ये असफल रहा किस चीज में, चूंकि ओव आ गया तो आगे आईएनजी लगाना जरूरी था, क्रिया प्रिपरेशन के बाद में आईएनजी आती है। कमिटमेंट जो होता है वो प्रोमिसेस होते हैं, प्रतिबद्धताएं होती हैं, आपने कोई प्रोमिसेस किए हैं उसको बोलते हैं हम कमिटमेंट्स। लेकिन ये असफल रहा प्रतिबद्धताएं दर्शाने के लिए या वादे करने में, वादा किसका, ब्रॉडर वीजा कैटेगरीज, ब्रॉडर मतलब व्यापक, एक्सटेंसिव इसको कह सकते हैं आप, या लार्ज कह सकते हैं। तो बड़ी जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि बिजनेस विजिटर्स, मान लो बिजनेस के रोल पे कोई बिजनेस के लिए आपके यहाँ जा रहा है यूके में, या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इस कैटेगरी में ये वादा करने में असफल रहा है। तो देखिए, इसने एनुअल कोटा तय कर दिया है, केवल, जस्ट का मतलब हो गया ओनली, केवल 1800 वीजा ये देगा, किसको, जो भी स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स हैं उनको, जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उन लोगों को, जैसे कि उदाहरण दिया योगा इंस्ट्रक्टर है या म्यूजिशियंस हैं या और कोई, मान लीजिए मैंने कहा एक पर्टिकुलर एरिया इसने तय कर लिया कि इन इनको हम 1800 वीजा देंगे। लेकिन ये जो समझौता हुआ है इसमें इस बात की कमी रह गई, या फिर कहें कि ये असफल रहा वादे करने में, ये वादा किस पे नहीं कर पाया, इसमें क्या कमी रही कि ब्रॉडर वीजा कैटेगरीज जो हैं, इससे ज्यादा व्यापक, इससे ज्यादा बड़ी जो कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि कोई बिजनेस पर्पज से ही आपके यहां जा रहा है तो उसके लिए आपने कुछ वादा नहीं किया, कमिटमेंट नहीं किया, या आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए आपने कमिटमेंट नहीं किया है। क्या चीजें हैं सीखने योग्य हैं, सीखने योग्य चीजें इसमें यह है कि कोटा जो होता है इसका मतलब लिमिट है, यहाँ पे वैसे रिजर्वेशन भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब लिमिट है। दूसरा, यहाँ पे फॉल शॉर्ट ऑफ, ये एक फ्रेज है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगी, इसका मतलब अनसक्सेसफुल होना या फेल होना। इसके बाद में ब्रॉडर शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब व्यापक होता है, ठीक है। ये आपका हो गया इस स्लाइड से सीखने वाली चीजें। चलो सर नेक्स्ट पे आइए। दिस वॉज समथिंग इंडिया हैड बीन कीन ऑन, और ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में भारत रुचि ले रहा था। कीन का मतलब है ईगर होना, या इसे आप कहेंगे एंथुजियास्टिक होना,
एंथुजियास्टिक होना मतलब उत्सुक होना। तो ये कुछ ऐसा था, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ये कुछ ऐसा था, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये नया स्टार्ट हुआ सेंटेंस, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है और एडजेक्टिव है। और कीन के साथ में हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, ध्यान रखिए। और जब मैं बताता हूं कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है तो यहां ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, ये प्रश्न हो सकता है आपका कि फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस पूरा हो गया, तो ऑन के बाद प्रेपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये दे रखा है दिस, इसने पलट के थोड़ा सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा है। या ये सेंटेंस ऐसे होता, इंडिया हैड बीन कीन ऑन दिस। ठीक है, इस चीज को लेकर भारत उत्सुक था कि हमें वीजा यहाँ पे कमिटमेंट किए जाएं, इस बात को लेकर कि कोई ब्रॉडर कोई वीजा कैटेगरी है जिसमें हम आईटी प्रोफेशनल्स या फिर जैसा कहा कि बिजनेस विजिट्स हैं, उन पर आप वीजा हमें दें, इस बात को लेकर भारत रुचि ले रहा था, उत्सुक था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, ये पूरी फ्रेज है जिसका मतलब होता है दूसरी तरफ। फिर वाइल आ गया, कंजंक्शन है। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, हैज ओपनड ये वर्ब हो गई। भारत ने खोला है अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस, लगभग 90% अपने टैक्स कैटेगरीज, वहां पे 99% मिला है, भारत ने 90% टैक्स कैटेगरीज ओपन कर दी हैं। किसके लिए? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए, फ्रॉम द यूके, यूके से जो भी इंपोर्ट होगा उसमें 90% कैटेगरीज में भारत भी टैक्स नहीं लेगा। उधर की तरफ कितना था? 99% था। फिर नया वाक्य स्टार्ट हुआ, तो वाइल का तो काम ही ये है कि वाइल अपनी आदत से मजबूर है। वाइल जो विरोधाभासी स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो वाइल यहाँ पे दूसरा जो क्लोज है ये विपरीत बात बताएगा। इट हैज केप्ट की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, की का मतलब है सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, या इसे आप कहिए वाइटल। तो इसने रखा है, ठीक है, इट सब्जेक्ट हो गया, हैज केप्ट वर्ब हो गई, और ये इट है जो इंडिया के लिए आ रहा है। महत्वपूर्ण जो कृषि उत्पाद हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या सेब है, या जई है, या खाद्य तेल है, एडिबल मतलब खाद्य, और एक होता है पोर्टेबल, ये होता है पेय पदार्थ। एडिबल मतलब खाने योग्य, पोर्टेबल मतलब खाने ये पीने योग्य, पोर्टेबल ये खाने योग्य। ऑयल्स आउट ऑफ द डील, इस डील से बाहर रखा है भारत ने। की डिमांड्स ऑफ द यूके, और ये यूके की महत्वपूर्ण डिमांड्स हैं, ये सारी चीजें, की का मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में भारत रुचिकर था, भारत उत्सुक था। किस चीज के बारे में? ब्रॉडर वीजा कैटेगरीज के बारे में। दूसरी तरफ यद्यपि भारत ने 90% टैरिफ लाइंस जो हैं वो ओपन करी हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए। कहां से इंपोर्ट? यूके से। यूके से पहले दया ही रहा है। फिर भी, अब ये विरोधाभासी स्टेटमेंट है, फिर भी भारत ने अपने जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जिसमें एग्रीकल्चरल जो है एडजेक्टिव है और प्रोडक्ट्स है वो नाउन है, जिन वर्ड्स के एंड में आप एल देखते हैं वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, अपने महत्वपूर्ण जो कृषि उत्पाद हैं जैसे कि ये वाले उत्पाद जो हैं इनको डील से बाहर रखा है। और ये भारत, ये यूके की जो है महत्वपूर्ण डिमांड्स हैं, ये महत्वपूर्ण मतलब एक मांग इन्होंने भी पूरी नहीं करी, एक मांग हमने भी पूरी नहीं करी। तो यहां पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है? यहां पॉइंट्स टू रिमेंबर में है, एक तो कीन शब्द है, इसका मतलब क्या है? और ये होता उत्सुक, कीन या एंथुजियास्टिक। कीन के साथ ऑन लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ऑन द अदर हैंड एक ये फ्रेज है, ये आपके ट्रांसलेशन में काम आएगी, दूसरी तरफ। ठीक है, तीसरी बात जो है वो इंपॉर्टेंट है क्या? और तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है ही नहीं। की का अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है वो ध्यान रखिएंगे। और एक एडिबल और पोर्टेबल में क्या डिफरेंस है? तो एडिबल होता है खाद्य पदार्थ और पोर्टेबल होता है पेय पदार्थ, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। नेक्स्ट कह रहा है सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, ये एडवर्ब है। ठीक इसी तरीके से वाइल फिर आ गया, ये कंजंक्शन है। यद्यपि भारत ने कमिट किया है, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज कमिटेड वर्ब हो गई, कमिट के साथ टू लगाते हैं, और कमिटेड टू है इसलिए इसके साथ आईएनजी लग रहा है। तो जब टू किसी फ्रेज का हिस्सा हो तो आईएनजी लगता है, और टू किसी वर्ब से पहले हो तो बेस फॉर्म लगती है, इंफिनिटिव बनता है। तो यद्यपि भारत ने कमिट किया है, यद्यपि भारत ने प्रॉमिस किया है, रिड्यूसिंग ड्यूटीज, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो डिक्रीज करना, या इसे आप मिटिगेट करना कह सकते हैं, या इसको आप डिमिनिश करना कह सकते हैं। तो यद्यपि भारत ने कमिट किया है, किस बारे में कमिट किया है? कि हम कर कम कर देंगे, किस पर? ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पर, जो भी गाड़ियां वगैरह आपसे खरीदेंगे उस पर। बाई अ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब है बहुत ही बड़ा, सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल, कंसीडरेबल, ठीक है, बहुत ही बड़ा। सब्सटेंशियल का लिख लीजिएगा, बहुत ही बड़ा। इसको आप मेजर भी कह सकते हैं, इसको आप सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं।
तो 100 परसेंटेज पॉइंट्स ओवर टाइम का मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, समय के साथ, तो धीरे धीरे हम 100% तक आपको ये फ्री कर देंगे। दीज आर सब्जेक्ट टू, तो ये तो हो गया हालांकि ऐसा कहा है, वही बात, वाइल वाला फंक्शन क्या है, विपरीत बात करेगा, फिर भी ये अधीन है। सब्जेक्ट टू जो होता है इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, या इसे आप कहते हैं कंटिंजेंट ऑन, इसको हिंदी में कहेंगे निर्भर होना, लिख लीजिएगा, कंटिंजेंट ऑन कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं क्या, डिपेंडेंट ऑन। ये निर्भर है किस पर, ये निर्भर है टू अ ग्रेडेड कोटा ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ग्रेडेड कोटा का मतलब चरणबद्ध स्तर में, तो ये एक प्रकार से फेज्ड है। ग्रेडेड का मतलब क्या है, फेज्ड है, ठीक है, फेज्ड एलोकेशन आप कह सकते हो। ये चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। ओवर द नेक्स्ट, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, अगले दशक में, ठीक है, विच गिव्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम टू एडजस्ट। और ये जो चीज है ना, आपने इतना समय लिया है, ये जो चीज है ये आ रहा है इस दशक के लिए, ये देता है घरेलू जो इंडस्ट्री है उसको टाइम देता है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि नई चीजें हैं, अनुकूल बनाना है, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। एक बार फिर समझिए, इसी तरीके से यद्यपि भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम ड्यूटी जो है, कर जो है वो कम कर देंगे, किस पर, ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पर, और कितने तक कर देंगे, बाई का मतलब तक है, बहुत भारी भरकम बताया कि 100 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम कर देंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। फिर भी ये नया क्लॉज स्टार्ट हुआ, दीज आर सब्जेक्ट टू, ये जो हैं, ये जो भी कटौतियां होंगी, ये सब निर्भर हैं किस पर, ग्रेडेड कोटा पर, मतलब चरणबद्ध स्तर में फेज्ड एलोकेशन होगा और अगले दशक के दौरान होगा, और इससे टाइम मिल जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एडजस्ट होने का। आगे कह रहा है साइन ऑफ ए गुड डील, एक अच्छी डील का संकेत, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये है। एक अच्छी डील का संकेत ये है कि जब दोनों पार्टीज वॉक अवे कर जाए, वॉक अवे का मतलब है विड्रॉ कर जाए या पुल आउट कर जाए, ठीक है, दोनों पार्टीज ने मान लीजिए यहां पर सहमति नहीं बनी, लेकिन बड़े खुश होकर इन्होंने वॉकआउट किया, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो ये एक अच्छी डील का संकेत है, ठीक है। एक अच्छी डील का संकेत, तो ये ऑफ ए गुड डील जो है ना, ये तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दे रखी है, ये इसका हेड वर्ड है, मुख्य शब्द है असाइन। तो एक संकेत किसका, अच्छी डील का, वो तब होता है जब दोनों साइड्स जो हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, दोनों साइड जो हैं वो वॉक अवे कर जाएं और इस मुद्रा में कर जाएं, खुश होकर, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट तो नहीं है लेकिन खुश होकर हमने विड्रॉ किया, तो ये अच्छी डील का एक संकेत है। और फिर कह रहा है इन एनी केस, किसी भी केस में। अच्छा, हमने ये डिस्कस नहीं किया कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। तो एक तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि कमिट के साथ में हम टू लगाते हैं, और कमिट टू अगर दे रखा है या कमिटेड टू दे रखा है आपको, जो कि एक फ्रेज हो गई, इसके साथ में जब वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस का सिनोनिम क्या है, तो मिटिगेट, डिमिनिश, डिक्रीज, ये सब कम होना, ये तो पता ही होगा आपको। इसके बाद में सब्सटेंशियल शब्द है, वो एडजेक्टिव है, जिसमें एल दे रखा है लास्ट में, तो ये एडजेक्टिव होगा सब्सटेंशियल। इसका मतलब है कंसिडरेबल या ह्यूज या सिग्निफिकेंट या मेजर। सब्जेक्ट टू जो है इसका मतलब क्या है, तो ये होता है कंटिंजेंट ऑन होना या डिपेंडेंट ऑन होना, निर्भर होना। इसके बाद में ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब ग्रेजुअली है, धीरे धीरे है। फिर ओवर एक प्रेपोजिशन के रूप में जब काम आता है तो इसका मतलब ड्यूरिंग हो सकता है, ठीक है, के दौरान। इसके बाद में आपको दिया, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेडेड कोटा दे रखा है, तो ग्रेडेड का मतलब है चरणबद्ध तरीके से, फेज्ड इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन एनी केस, किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में, ये तो एक फ्रेज हो गई, ठीक है। फ्रेज में किसको बोलता हूं, जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो कितने शब्द हैं, 1 2 3, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कोई इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहां से निकाल नहीं पाओगे, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन सेंटेंस में जुड़कर एक सही मीनिंग, एक कंप्लीट मीनिंग प्रदान करता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं, तो ये एक फ्रेज है। सच बायलेटरल डील्स, सच के बाद में नाउन या तो प्लूरल ही आती है, जैसे यहाँ प्लूरल है, अगर प्लूरल नहीं आती है तो ए या एन आता है, जब तक कि काउंटेबल नाउन हो तब तक की बात है। बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय है, बाई का मतलब दो होता है, ठीक है, लेटरल का मतलब साइड होती है, तो दो साइड्स, द्विपक्षीय, ठीक है। यही अगर यूनिलेटरल होता, तो यूनि का मतलब होता है एक, तो एक पक्षीय होता। यही अगर मल्टीलेटरल होता तो इसका मतलब है बहुपक्षीय,
ये डिफरेंस होता है इनमें। तो किसी भी केस में ऐसे जो द्विपक्षीय समझौते हैं शुड नॉट बी व्यूड, ये पैसिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट है पूरा। ऐसे डील्स को नहीं देखा जाना चाहिए किस रूप में, व्यू के साथ में एज लग रहा है, किस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जीरो सम गेम के रूप में। जीरो सम गेम का मतलब क्या है, ये रहा, वेयर वन साइड्स लॉस इज अनदर्स गेन, जहां किसी एक साइड का लॉस जो है वो दूसरे का फायदा है। लॉस यहां तक सब्जेक्ट हो गया, वन साइड्स लॉस, ठीक है, और ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक साइड का नुकसान दूसरे साइड का गेन, मतलब अल्टीमेटली किसी का भी फायदा नहीं। जीरो सम गेम का मतलब है शून्य, सम मतलब, वैसे तो सम मतलब योग होता है, जोड़ होता है, लेकिन यहां पे ये मानिए कि ऐसा गेम, ऐसा खेल, ऐसी डील, ऐसी स्थिति जहां पे कुछ भी आपके पास इकट्ठा नहीं हो, कुछ भी नहीं मिले, शून्य मिले, तो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी केस में इस प्रकार की द्विपक्षीय डील को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि जीरो सम गेम है, जहां पे किसी एक साइड का नुकसान दूसरे साइड का फायदा हो। एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड, ये भी एक हमारा एक कॉमन एरर में क्वेश्चन था। और एनहांसिंग चूंकि जेरेंड है, जेरेंड के साथ में वर्ब है वो सिंगुलर आती है। तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना इन बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट, वो दोनों देशों के हित में है। यहां ध्यान रखिए, जब प्लूरल नाउन हो और लास्ट में एस और ईएस हो तो अपोस्ट्रोफे हम लास्ट में लगाते हैं। जब सिंगुलर नाउन होता, मान लो एक ही होता यहाँ पे कंट्री, तो हम लगाते ऐसे कंट्रीज। चूंकि कंट्रीज बहुवचन है, प्लूरल है, फिर आपको अपोस्ट्रोफे चाहिए तो एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाइए। ये डिफरेंस होता है दोनों में, इसको जेनिटिव केस हम बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है प्रॉफिट या गेन, लाभ को बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना जो है वो दोनों ही कंट्रीज के फायदे में है, दोनों ही कंट्रीज के हित में है। स्पेशली, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके, विशेष करके एट ए टाइम, उस समय जब द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पावर्स, जब विश्व के सबसे बड़े जो व्यापारिक शक्तियां हैं, आर रेजिंग, वो बढ़ा रही हैं, ठीक है। ये पावर्स हो गया सब्जेक्ट, इसके पहले वर्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग, ये पूरा ही सब्जेक्ट बनेगा। वैसे पावर से पहले बिगेस्ट ट्रेडिंग जो है वो एडजेक्टिव काम करेगा, डिग्री सुपरलेटिव है, वर्ड के पहले हम द लगाते ही हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी जो पावर्स हैं आर रेजिंग टैरिफ्स, रेजिंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद रखिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, टैरिफ इसका ऑब्जेक्ट है, टैरिफ का मतलब टैक्स है, जो टैक्स बढ़ा रहे हैं। एंड टैक्स और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं, बैरियर सब्जेक्ट है यहाँ पे बैरियर ऑब्जेक्ट है, सॉरी, बैरियर ऑब्जेक्ट है। इसके एडजेक्टिव या इसके मॉडिफायर्स जो है ना वो ये दे रखे हैं, ये मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कौन से बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्शंस, ऑब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस, रुकावटें या बाधाएं। और बाधाएं कैसी हैं, कुछ कर संबंधी हैं, कुछ गैर कर संबंधी बाधाएं हैं, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, रेज के बारे में ध्यान रखिएगा, राइज होता है ना, इसकी वो होती है, मैं लिखा देता हूं यहाँ पे पॉइंट्स रिमेंबर में। एक तो सच के बाद में या तो नाउन आएगी प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी या तो सीधी सीधी, या फिर सच के बाद में नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल अगर आएगी तो ए या एन आएगा, ये ध्यान रखिए। अनकाउंटेबल है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा जी, व्यू के बाद में एज आता है, किस रूप में देखना है ये ध्यान रखना। इसके बाद में जेरेंट जब सब्जेक्ट के रूप में हो, जेरेंट जब सब्जेक्ट हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट जो शब्द है इसका मतलब हित होता है तो प्रॉफिट या गेन कहते हैं। फिर इसके बाद स्पेशली जो होता है इसका मतलब पर्टिकुलरली होता है, ये ध्यान रखेंगे। राइज और रेज में डिफरेंस याद रखिए, क्या डिफरेंस है। राइज जो होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, ये ट्रांजिटिव है। राइज की तीनों फॉर्म्स जो होती है ना वो ऐसे बनती है, राइज, रोज, रीजन। इसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये अपने आप बढ़ना होता है। जबकि दूसरी तरफ रेज जो है इसकी सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है और थर्ड फॉर्म इसकी रेज्ड होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, बढ़ाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बैरियर्स जो होता है वो रेस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं, बाधाओं को बोलते हैं। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।